डेरिवेशन में देखना, ये थोड़ा डेरिवेशन लेंथ ही जा सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने थोड़ा सा पेशेंस रख लिया ना, अगर थोड़ा सा सब्र रख लिया तो ये डेरिवेशन बिल्कुल मक्खन की तरह कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। तो hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest easy every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have covered ray optics, entirely ray optics, on most of the topic of wave optics. आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के द्विझिरी प्रयोग, स्लिट को क्या कहते हैं हिंदी में? झिर्री, ठीक है। द्वि स्लिट, स्लिट भी लिखा होता है बुक में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को हम प्रूव करने वाले हैं। देखो इसका रे डायग्राम तो हम समझेंगे ना, पहले आप इंपॉर्टेंस समझ जाओ इसकी फिजिक्स में। देखो अगर आप रे ऑप्टिक्स देखते हो, किरण प्रकाश से, कि रे ऑप्टिक्स में दुनिया भर के डेरिवेशंस थे, लेकिन अगर आप वेव ऑप्टिक्स देखते हो ना, तो वेव ऑप्टिक्स में वन एंड ओनली डेरिवेशन कहलाने के जो असली लायक है वो यही डेरिवेशन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आपको रे ऑप्टिक्स में इतना कुछ पढ़ना है डेरिवेशन के नाम पे, वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ एक डेरिवेशन है, तो एक तो पहला पॉइंट बनता है कि आपको इसको इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। दूसरा बात, ये आपको एग्जाम में आता रहता है, आपका 5 मार्क्स में बनता है, ये हो गई। तीसरी बात, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अकेला एक्सपेरिमेंट 3 रिजल्ट हमें देता है। पहला हम फाइंड करेंगे डेरिवेशन में ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन किसी कर्टन पे, किसी पर्दे पर। मैं भी सारा ये रे डायग्राम अच्छे से समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। सेकंड हमें क्या देखना है, अभी ब्राइट की हमने देखा तो हमें डार्क फ्रिंज की आल्सो पोजीशन देखना है, ठीक है, कि सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, किस पोजीशन में से बनेगा, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बनेगा। और तीसरा चीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, तीसरा चीज हमें पता करना है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है फ्रिंज विड्थ, आप ब्लैक व्हाइट देख रहे हो। जो ये ब्लैक वाला ऐसे डार्क कहते हैं, डार्क फ्रिंज। ये व्हाइट वाला देख रहे हो इसे ब्राइट, डार्क व्हाइट, डार्क ब्राइट। जो ब्राइट होता है, यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड व्हाइट कलर का इसलिए तो ऑब्वियस सी बात है व्हाइट दिख रहा है। जो ब्राइट है, ये व्हाइट वाला है, वो जो फ्रिंज होगी उसका कलर डिफरेंट हो सकता है। डार्क वाला तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक ही रहेगा, लेकिन ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है, अगर यहाँ से, चलो मैं आपको सारा रे डायग्राम समझाता हूँ, ज़्यादा समय क्यों इसमें बर्बाद करना है। तो ये 3 चीज समझ में आ गए आपको, डार्क फ्रिंज की पोजीशन, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन और फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है इस डेरिवेशन में। रे डायग्राम समझो। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये एक सोर्स है। देखो यहाँ पे मैंने भले इसको व्हाइट कलर से दिखाया, सॉरी रेड इंक से मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये समझना इस पूरी फिनोमिना में जितनी भी लाइट रे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जैसे लेजर होता है ना, कि उसमें सिर्फ रेड कलर का या ग्रीन कलर की लाइट जाती है। जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक, एक सिंगल कलर का लाइट, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। इससे हिंदी में कहेंगे मोनोक्रोमेटिक को एक वर्णी प्रकाश, वर्ण मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब एक। तो ये स्लिट हो गया। स्लिट, किसी चीज को हम स्लिट कैसे कहते हैं, आल्सो हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। स्लिट का मतलब हो गया जैसे ये कोई आपका वॉल हो गया, वॉल ये ब्रिक्स का बना हुआ रह सकता है, ये आपका प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, ये आपका ग्लास का बना हुआ रह सकता है, कट आपका किसी मोटे कागज का बना हो सकता है, पेपर का। ये आपका वॉल है और उस वॉल में एक बहुत नेरो सा होल कर दो, छोटा सा छेद कर दो, वही स्लिट हो जाएगा। ओके, यही आपका स्केल है, इसमें हमने थोड़ा मोटा करना है इसको, मोटा स्केल, थोड़ा सा छेद कर दिया, ये आपका स्लिट हो गया। तो ये स्लिट है, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसको हमने सोर्स कहा है, कुछ नाम कर दो इसका, इसको कह दो आप, ये कह दो आप इसे सोर्स। ये क्या आपका मेन सोर्स है, स्रोत बोलो, जहाँ से लाइट निकलेगी। ये स्लिट हो गया, ये सिंगल स्लिट। फिर वैसे ही ये ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स में 2 नैरो होल्स हैं, क्योंकि इसमें 2 स्लिट है इसलिए हम इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, तो ये जो पहला स्लिट है, ये पहला होल है, जो इसको कुछ नाम दे दो S1। ये सेकेंड स्लिट है, इसका नाम दे दो S2। फिर यहां से बहुत दूरी पर, याद रखना ये एक्सपेरिमेंट की कुछ शर्तें होती हैं। शर्त ये होती है, पहली बात तो हमें इंटरफेरेंस चाहिए, व्यतिकरण करवाना है इसमें। इंटरफेरेंस की ड्यू टू वहां पे हमें क्या मिलेगा, पर्दे पर फ्रिंज मिलेंगे, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट,
उसके लिए कुछ शर्त होती हैं, उन शर्त को हमें उसको फॉलो करना होता है। शर्त क्या है? पहले तो ये स्लिट है S1 S2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। S1 S2 स्लिट की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहला चीज़ दिमाग में रखो। दूसरा चीज़, ये जो स्लिट है इसकी और ये कर्टेन है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। छोटे डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो उतना बेहतर। पहला चीज़ नोट करो, स्लिट के बीच S1 S2 के बीच के डिफरेंस कम से कम रखो। दूसरा चीज़ नोट करो, स्लिटों और कर्टन के बीच, ये पर्दे के बीच में जिसमें आपको जिस पर्दे पे आपको फ्रिंज चाहिए उसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस हम छोटा चाहिए तो हम स्मॉल डी से छोटे डी से दिखाते हैं, उसमें बड़ा डिस्टेंस चाहिए तो उसको कैपिटल डी से डिस्टेंस को फॉलो दिखा देते हैं। ओके, ये दो चीज़ें याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है, डेरिवेशन पे चलते हैं। हमें सब कुछ निकालेंगे एक एक करके। तो डेरिवेशन में देखना, ये थोड़ा डेरिवेशन लेंथ ही जा सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने थोड़ा सा पेशेंस रख लिया ना, अगर थोड़ा सा सब्र रख लिया तो ये डेरिवेशन बिल्कुल मक्खन की तरह कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखो। ओके, तो देखो आल्सो इस डेरिवेशन को फिजिक्स का सबसे लेंथी डेरिवेशन भी कहते हैं, लेकिन बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप यहाँ पे स्लिट देख रहे हो S1 S2, तो एक लाइट रे स्लिट से हम एक पॉइंट कवर करते हैं कि लेट एज्यूम हमें इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट P है, हमें इस पॉइंट, ये कोई पॉइंट का नाम दे दो, इस पॉइंट पे ये फ्रिंज है जो है, इस फ्रिंज का नाम दे दो P। हमें P पॉइंट पर ये सारे रिजल्ट चाहिए। क्या रिजल्ट? मतलब हम P पॉइंट पे हमें चाहिए, P पर जो भी फ्रिंज, अभी तो आपको दिख रहा है वहाँ डार्क फ्रिंज मिल रहा है, लेकिन हमें पता करना कि P पे जो फ्रिंज है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, वो डार्क है, वो ब्राइट है, दोनों की कंडीशन हम लिखेंगे देखेंगे। फिर लास्ट में फ्रिंज विड्थ हम निकालेंगे। P को हमने मेन पॉइंट रखा हुआ है। वैसे तो ये जो वेव्स है ना, लाइट वेव्स हैं, ये जो नहीं कि P जा रही है, ये तो ऐसे आगे 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 ऐसे बढ़ते हुए चल रही है, ऐसे 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 आगे ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन ये तो हर जगह फैल जाएगी ना। अगर ये बढ़ते हुए चली तो ये तो पूरे फ्रिंज में फैल जाएंगे, तो हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे? हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा कि हम इस पॉइंट को आइडिया ले रहे हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम सारे डेरिवेशन कर रहे हैं। ओके, तो P पॉइंट हमने ले लिया। क्या है? अच्छा, ये जो लाइन है ना बीच में, ये वाली बीच में लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल बोल लो, नॉर्मल लाइन बोलो, इमेजिनरी लाइन बोलो। ये डेरिवेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए होता है। आपको पता है फिजिक्स में नॉर्मल लाइन को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं आल्सो। ओके, इनफैक्ट इसमें एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमें डेरिवेशन में हेल्प करती है। देखो, ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका कोई नाम आप देख सकते हो। इस पॉइंट का नाम दे दो आप A, इस पॉइंट का नाम दे दो आप O दे दो। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि रियल पॉइंट, ये इमेजिनरी पॉइंट है। आल्सो हम एक और इमेजिनरी पॉइंट का यूज करते हैं यहाँ पे, ये एक और इमेजिनरी पॉइंट का हम यूज करते हैं यहाँ पे आल्सो, ये ऐसे में, ऐसे, ये इमेजिनरी लाइन है। और आल्सो इसको डॉटेड लाइन से शो करना, ऐसे डॉटेड, इमेजिनरी है डॉटेड आप शो करोगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका रीजन क्या है ना, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का यूज करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉलो होता है, किसी ट्राइंगल के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है। ठीक है, स्पेशली जो 90 डिग्री एंगल पे हो, तो उसके लिए हम ये ऐसा बनाते हैं। खैर देखो, ये समझ गए आप रे डायग्राम, आई होप आप समझ गए। ये स्लिट्स हैं, ये रेज आ रही हैं, पॉइंट P पे हम फोकस कर रहे हैं। ये D डिस्टेंस है स्लिट ऑफ कर्टन के बीच का, स्लिटों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। ओके, तो देखो कॉमन सेंस देखो, ये जो ऊपर से लाइट रे जा रही है S1P और ये जो नीचे से लाइट रे जा रही है S2P, दोनों की डिस्टेंस सेम है क्या? ध्यान से देखो, नहीं है ना। देखो S1 वाला P के ज़्यादा क्लोज है, S2 वाला P से थोड़ा दूर है। क्योंकि ये दोनों दूर हैं, दोनों की लेंथ सेम नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले इस डेरिवेशन में पाथ डिफरेंस निकालेंगे। हिंदी में से कहते हैं पथांतर, पाथ डिफरेंस। मतलब एक रास्ता लंबा एक छोटा है, तो हम देखेंगे कि दोनों में से कितने क्या अंतर है। सपोज एक रास्ता आपका 3 किलोमीटर लंबा है, एक रास्ता आपका 5 किलोमीटर लंबा है, तो दोनों के पाथ डिफरेंस कितना हो गया? ऑब्वियसली बात है 5 - 3 = 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का पाथ डिफरेंस है, पथांतर है दोनों के बीच। ओके, तो वैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमें फेज डिफरेंस कह रहा हूँ, सॉरी, पाथ डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, हमें पाथ डिफरेंस देखना पड़ेगा किसके बीच? ये दोनों पॉइंट S1 और इसको, आप इसको कनेक्ट कर दो, ये इतना। ओके, इस पॉइंट का कोई नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम कोई, ये हमने ऑब्वियस पहले से दिया हुआ है, इसका नाम कोई B दे दो, P पॉइंट है। ठीक है,
तो ये B पॉइंट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, मतलब S1 से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस सेम है। ये S2B वाला एक्स्ट्रा था S1P के कंपैरिजन में, ठीक है, ये इतना बड़ा था। इसका कुछ नाम दे दो, ये जो पाथ डिफरेंस आया उसका नाम दे दो डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो हमें डेरिवेशन का शुभारंभ यहीं से होगा। हम सबसे पहले ये डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखना आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बढ़ोगे ना तो सब कुछ खुद ही समझ में आते रहेगा आपको, कैसे कैसे आगे बढ़ना, अगला स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है, डेल्टा एक्स एक्चुअल में है क्या, पाथ डिफरेंस। तो पहले लिख लो यहाँ पे, कुछ लिख लो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो, पाथ डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P। यहाँ पे आप लिख सकते हो S1P एंड S2P, इन दोनों के बीच हम पाथ डिफरेंस देख रहे हैं। ओके, किस चीज से शो किया हमने पाथ डिफरेंस को, डेल्टा एक्स से हमने शो किया हुआ है पाथ डिफरेंस को। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा कितना पाथ डिफरेंस, जब बड़े में से छोटा घटाओगे तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है आपका S2P। S2P में से आप माइनस कर दोगे S1P को जब, तो आपका डेल्टा एक्स निकल आएगा। ओके, और एक्चुअल में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स ध्यान से देखो, S2B, डेल्टा एक्स है क्या, S2B तो है, तो आप क्या लिख सकते हो आल्सो, ये किसके इक्वल है आल्सो, डेल्टा एक्स इक्वल आल्सो है S2B के इक्वल। अगेन S2B से हमें क्या पता चलेगा, S2B को तो हम नापेंगे नहीं, नापते तो जाएंगे नहीं, इतना सा वैल्यू है इतना सा, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे मैंने कहा ना एक ही स्टेप से दूसरा स्टेप आपको पता चल जाएगा। तो अब हमें S2B की डिस्टेंस पता करनी है, और अगेन डिस्टेंस बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ आपको पता चल जाएगा। ओके, S2B की डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। अगेन तो S2B के लिए कौन सा ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्राइंगल चाहिए, तो पहले ट्राइंगल ले लो। S2B किस ट्राइंगल में है, ऑब्वियस सी बात है, ये ट्राइंगल बनेगा S2B और A, ये वाला ट्राइंगल बनेगा। ओके, तो आप देख लो इन ट्राइंगल ले लो S2B और ये हो गया S1, ये ट्राइंगल ले लिया आपने S2B S1, ये ट्राइंगल ले लिया। अच्छा, इसमें तो कोई एंगल लिया ही नहीं यार हमने, इसमें तो हमने कोई एंगल बॉस लिया ही नहीं है। सपोज कर लो ये वाला जो है आपका, कैसे दिखाएं, ये जो है ये आपका थीटा एंगल पे झुका हुआ है। कितने एंगल पे झुका है ये थीटा एंगल पे झुका है बॉस। ओके, तो ये भी कितने एंगल पे झुका हुआ रहेगा, ये वाला, अरे यार इसे एक को हटाते हैं, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ओके, फिर यहाँ से ए हटा, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, इस ए को यहाँ लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो आल्सो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, समझ रहे हो कैसे हुआ थीटा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये थीटा कैसे हुआ, ठीक है। वैसे तो आप इतना याद होगा थीटा हुआ तो ये थीटा, आपके इतना ही काम है, फिर भी आपको समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझना है तो मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें 3 लाइटरें जा रही है, एक लाइटर ऐसे जा रही है, S1 की बात करो, ये सपोज S1 है, S1 से ऊपर P की तरफ जा रही है। एक लाइटर जा रही है B से, ब्लैक वाली डॉटेड वाली, ये A से, ये S1 है, ये A है, ये A से P में जा रही है ऊपर, और एक लाइटर नीचे जा रही है, S2 है, S2 से P में, ये P पॉइंट है, P में जा रही है तीनों। तो देखो हमने यहाँ पे किया क्या, लेट एज्यूम करो ये सब एक दूसरे की ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इनके पैरेलल ऐसे में। तो इसमें एंगल हमने देखा, सबसे पहले ये वाला एंगल लिया ना हमने थीटा, ये थीटा लिया हमने। तो आपने जेड रूल पढ़ा है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको जेड रूल, कि अगर ये एंगल थीटा हुआ, जेड आप बना दो तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ऑब्वियसली बात है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो देख लो कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो आपने ये देखो, ये जेड बन रहा है, ये थीटा है, तो इसके साथ का ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। आपका इसके साथ वाला एंगल भी थीटा होगा, वैसे ही आपका ये नीचे वाला एंगल भी थीटा हो गया। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब ये है ना कि ये थीटा हुआ तो आपका ये थीटा होगा, और ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा। ओके, खैर वो चीज़ ना भी समझते तो आपका काम चल जाता, आप बस इतना समझ में रहो। इतना डिटेल में जाने लगे ना तो 3 घंटे के पेपर सिर्फ इस डेरिवेशन को देखने में हो जाएगा, फिर भी कम पड़ जाएगा। ओके, तो अब फिर से इतना रखो, ये थीटा हुआ तो ये थीटा। खैर हम बात ही भूल गए, क्या करने वाले थे, हमें S2B S1 देखना है, ट्रायंगल S2B S1, और हमें क्या करना है, साइन थीटा अप्लाई करते हैं, ठीक है, साइन थीटा, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्टेंस पता करनी है, हमें S2B की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम साइन थीटा लेंगे इन साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण। तो ये ट्राइंगल देखो, ये
ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये S1 है, ये S2 है, ये B है, थीटा है, परपेंडिकुलर होता है तो थीटा के सामने के एंगल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सबसे लंबी वाली लाइन कौन सी यहाँ पे, हाइपोटेनियस S1 S2, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा S1 S2। ओके, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, S2P की कोई वैल्यू है यहाँ पे, S2P S2P तो उधर चले गया ना, अरे यार सॉरी, ये S2P क्यों होगा, ये S2B है, B ट्राइंगल लिया था ना तो ये S2B है। ओके, तो S2B की वैल्यू तो हमें माना हुआ है हमने यहाँ पे कि S2B की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स है। S1 S2 की वैल्यू कितनी है, D है, स्मॉल d, क्योंकि हमें S2B की वैल्यू पता करनी है, ऊपर S2B की वैल्यू पता करनी है या डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों ऑब्वियस बातें सेम है। तो कैसे निकालोगे, डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा, ये D इधर लेके आओ, D साइन थीटा, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल गई। ओके, यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, D साइन थीटा। देखो अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, D तो पता चल गया, लेकिन ये साइन थीटा का क्या लफड़ा है, हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप मिला ना, स्टार्ट हमने पाथ डिफरेंस किया, पाथ डिफरेंस में डेल्टा एक्स आया तो हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली, क्या गया। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें क्लियरली नहीं पता है, हमें कोई एंगल उंगल का लफड़ा नहीं चाहिए, तो हमें साइन थीटा हटाना है यहाँ से, तो साइन थीटा हटाएंगे हम यहाँ से। ओके, तो साइन थीटा हटाने के लिए हम कोई नया ट्रायंगल लेंगे, वही ट्रायंगल लेंगे तो फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो अब हम नया ट्रायंगल लेने के लिए हम साइन थीटा यहाँ से हटाते हैं और एक नया ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा नया ट्रायंगल लेंगे, देखो जरा, और कोई ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें एंगल आपको मिल जाए, हाँ ये ट्रायंगल हो, एंगल ट्रायंगल PAO, क्योंकि इसमें एंगल थीटा मिल जाएगा। ओके, तो इन ट्रायंगल PAO, ओके, इन ट्रायंगल PAO, ऑब्वियसली बात है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं सारा काम। अगला स्टेप में तभी पढ़ो ना जब आपको पता हो कि और स्टेप आप कर क्यों रहे हो। ये स्टेप इसलिए कर रहे हो कि आपको साइन थीटा चाहिए। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, PO है, हाइपोटेनियस क्या है, सबसे लंबी वाली लाइन, देखो ये लिया ना हमने PAO, तो सबसे लंबी तो ये है A से P, ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है। ओके बस, ओके PO की कुछ P और O, P से O को तो नहीं पता, अभी रुको PO का निकालते हैं, कुछ करते हैं PO का कुछ, पहले AP देख लो यहाँ पे, AP A से PO कहाँ गया, AP ये रहा, PO अच्छा ये रहा PO तो ये था ना, PO के बीच का आप एज्यूम कर लो, हम यहाँ पे वैसे लिखना भूल गए, PO के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको y से शो करते हैं, y से, तो हमने PO के बीच की डिस्टेंस कितनी है, y है, और AP के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AP के बीच की डिस्टेंस अभी निकालते हैं। पाइथागोरस पढ़ा है ना हमने, कौन सा ट्राइंगल था, APO, ये थीटा एंगल हो गया, ये डिस्टेंस हो गया y, AO के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो A और O है, ये किसके इक्वल है, कैपिटल D के, तो डिस्टेंस कैपिटल D हो गया। तो आपको ये हाइपोटेनियस कर्ण का वैल्यू पता करने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस पढ़ा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये अगर AP पता करना है आपको तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, क्योंकि AP चाहिए, AP स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा AP इक्वल रूट y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो AP है ना, तो AP की वैल्यू कितनी आई, y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे ना हमें क्लू मिल रहा है, क्लू सबूत कहते हैं ना, जैसे CIT देखिए ऐसे पेपर बनता है, आज सबूत ढूंढो, तो हमें सबूत मिल रहा है, धीरे धीरे क्लू मिल रहा है। सबसे पहले डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा एक्स के बाद हम गए तो हमें साइन थीटा था, तो हमें साइन थीटा से क्लू मिला कि अब हमें साइन थीटा सॉल्व करना है, साइन थीटा हमने सॉल्व कर दिया। ओके, तो हम काफ़ी कुछ हमें क्लू मिल चुका है, साइन थीटा तक हम आ गए। अब एक एजम्पशन पे आ जाओ, यहाँ से। एजम्पशन क्या है, आपको क्या मानना है, हमें ये मानना है कि जो y है इज वेरी 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 लेस देन d। मैंने कहा था ना, ये जो डिस्टेंस है d, ये बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए इस y के कंपैरिजन में हम d को बहुत ज़्यादा लेंगे। सिंस y इक्वल वेरी 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 लेस देन d, सिंस y इक्वल वेरी 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 लेस देन इक्वल d। ओके, तो आपको पता है फर्स्ट चैप्टर से लेकर इस चैप्टर तक हम आगे, कोई भी चीज़ जब छोटा होता है ना तो हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल इग्नोर कर देते हैं सीधा। तो ये जो ऊपर आपको वैल्यू मिला, क्योंकि y बहुत छोटा है इसलिए y को इग्नोर करते हुए चलो।
ऊपर से तो नहीं, नीचे वाई की वैल्यू इग्नोर करते हुए चलिए डी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल, ऊपर से तो इग्नोर कर दो तो काम बिगड़ जाएगा, तो ऊपर को रहने दो, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो। ये हो गया वाई, ये रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया, तो वाई तो गया वहाँ से, सिर्फ डी स्क्वायर रह गया, रूट डी स्क्वायर। और आपको पता है रूट डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, रूट डी स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ रह जाएगी डी, यहाँ सिर्फ रह गया डी, वाई अपॉन डी। और ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई वाई अपॉन डी। और इसे इक्वेशन कुछ डाल के छोड़ दो, ऊपर डाल रखा है कुछ इक्वेशन, नहीं डाला हुआ है, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। ओके ओके बॉस, ये हो गया। अब हम ये सब कर क्यों रहे थे, हमें डेल्टा एक्स चाहिए था ना, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स में डी साइन थीटा आ रहा था, डी तो मिल गया था, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइनली आ गई। एक काम करते हैं, इससे इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, जो भी है जिसको भी डालना है डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस ये वैल्यू उठा करके साइन थीटा की, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करनी है। ओके, इसे डालो यार इक्वेशन फर्स्ट, वरना काम बिगड़ जाएगा, इसे डालो सेकंड। यार देख लेते हैं कैमरा ऑन भी। ओके चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये ऐसा हो गया, यहाँ से वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे पहले तो बात तो लक्ष्मण रेखा खींचो भाई, यहाँ पे एक बाउंड्री बना दो यहाँ पे, तो पहले वरना कंफ्यूज जाओगे, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अरे यार ग्रीन वाले से लिखते हैं ना, दिखेगा नहीं, दोनों ब्लू। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये था हमारा डेल्टा एक्स इक्वल डी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी, वाई अपॉन डी। इट मीन्स डेल्टा एक्स इक्वल कितनी हो जाएगी, इट मीन्स डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा डी, और साइन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन डी, ये हो जाएगा वाई अपॉन डी। किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे इतना, ठीक है। और इस वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो यहाँ से तो हमने क्या निकाल लिया, पाथ डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया पाथ डिफरेंस। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अब सिंपल सा थोड़ा काम रह गया ना, छोटा सा काम रह गया हमारा यहाँ पे। तो पाथ डिफरेंस हमने कर लिया। अब हमें सबसे पहला हमें क्या निकालना था, तीन चीज़ें निकालनी थी हमें। सबसे पहले हमें यहाँ से एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम कि nth ब्राइट फ्रिंज की हम डिस्टेंस पता करेंगे, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पता करेंगे एक्चुअल में, कि यहाँ से इस सेंटर से जो ब्राइट फ्रिंज है, मतलब सपोज मैं आपको समझाता हूँ, हमें सेंटर से हमें पता करने की दूसरी ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पे बन रही है। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है ना, फ्रिंज ब्राइट की बात करें तो पहली वाली ये हो गई, ये वाली, तो दूसरी वाली है, तो कितने डिस्टेंस पे बन रही है जीरो से। तो यहाँ से जीरो से लेकर हम इसके बीच की डिस्टेंस हम नाप लेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे तो इतना नैरो होता है कि आप नाप ही नहीं सकते हो, इसलिए हम इसको फॉर्मूले से गेन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये थियोरेटिकली तो पॉसिबल लग रहा है कि नाप लो जाके, लेकिन प्रैक्टिकली डजंट, ये पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें तीन चीज़ निकालनी होती है। पहले हम ब्राइट, इस सेंटर से, जीरो पॉइंट से, ओ पॉइंट से पहली ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पता करेंगे, या दूसरी या तीसरी, उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे, फिर डार्क फ्रिंज के लिए निकालेंगे, फिर फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। तीन चीज़ करना है हमें। ओके तो पहला आप काम कर लो, पहला आप काम करो, अरे यार फ़ोन क्यों लिख रहा हूँ मैं, फॉर nth, हमें नहीं पता दूसरा तीसरा क्या, हम सिर्फ nth लिख रहे हैं। फॉर nth ब्राइट, यहाँ पे ये वर्ड मेन है, ठीक है। फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, इसको हटा देता हूँ, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज एट पी, ठीक है, फॉर एट पी, या ऑन पी लिख सकते हो, और पी पोजिशन हम इसके लिए निकाल रहे हैं फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। देखो सिंपल है, जो भी ब्राइट फ्रिंज है ना, सिंपल सा है। अगर आपको ब्राइट फ्रिंज के लिए चाहिए तो आप डेल्टा एक्स का एल लैम्डा के साथ इक्वेट कर दो, सिंपल है। और डार्क फ्रिंज के लिए चाहिए तो n माइनस हाफ लैम्डा के साथ इक्वेट कर दो, अगर डार्क के लिए चाहिए। ओके तो ब्राइट के लिए हमें चाहिए, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे एन लैम्डा के साथ इक्वेट करेंगे, एन लैम्डा के साथ इक्वेट करेंगे हम इसको। ओके तो यहाँ पे भी देखो डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स इक्वल एन लैम्डा हो गया। और डेल्टा एक्स की एक्चुअल वैल्यू हमने क्या निकाली है, डेल्टा एक्स इक्वल कितना है, ये स्मॉल डी स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल डी, ये हमें पता है।
वैल्यू पुट करो यहाँ पे, डेल्टा एक्स की हमें वैल्यू पता है, ये हो गया डेल्टा एक्स की हमें पता है डी वाई अपॉन कैपिटल डी, और क्योंकि हमें पता है डेल्टा एक्स आल्सो किसके इक्वल है, एन लैम्डा के, तो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आल्सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन लैम्डा इक्वल स्मॉल डी वाई अपॉन कैपिटल डी। देखो nth फ्रेंच के लिए चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि nth के लिए चाहिए फॉर nth, इसलिए हम y को क्या पुट करेंगे, yn, ठीक है, y को yn पुट करेंगे। बस इतना सा काम कर दो आप, yn चाहिए हमें, एक्चुअल में yn की वैल्यू चाहिए, तो आप ऊपर yn को yn पुट करोगे तो ये सिंपल क्या आएगा, ये एन लैम्डा इक्वल हो जाएगा डी। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा, जगह बच जाएगा आल्सो। अब yn चाहिए ना आपको, yn की वैल्यू चाहिए, y चाहिए, तो इस कैपिटल डी को आप दूसरी तरफ लेकर आओ, ये देखो डिवाइड में दूसरी तरफ आएगा तो इंटू में आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर गया तो इंटू में आया, डी एन लैम्डा, ओके। और स्मॉल डी देखो ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, स्मॉल डी इक्वल वाई, और क्योंकि वाई को हमें क्या पुट करना है, वाई को वाई एन पुट करना है, दैट्स वाई हमें क्या मिल गया, दैट्स वाई हमें मिल गया यहाँ पे वाई एन की वैल्यू वाई एन डी लैम्डा स्मॉल डी इक्वल एन, और ये हो गया हमारा मेन आंसर। फर्स्ट केस के लिए हमारा आ गया मेन आंसर। और यहाँ पे एन का क्या मतलब है, वेयर, आप यहाँ लिख सकते हो वेयर एन इक्वल प्लस माइनस 1 2 3, ठीक है, प्लस माइनस मतलब ऊपर के लिए भी और नीचे की तरफ के लिए। नीचे की तरफ अगर आपको फ्रिंज पता करना है ब्राइट वाला तो माइनस यूज करोगे फॉर्मूले में, ऊपर की तरफ करोगे तो प्लस। ये आपके पास आ गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ओके ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आगे चलते हैं, काफ़ी हमारा काम हो चुका था, हम इसको रिमूव करते हैं, मिटाते हैं, ओके। तो यार हमने ये निकाल लिया, ये तो आपने नोट कर ही लिया है, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट में ये निकाल लिया था ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेम काम हमें करना है फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर nth, अगेन वही सेम चीज, nth डार्क फ्रिंज, फॉर nth डार्क फ्रिंज एट पॉइंट P, फॉर nth डार्क फ्रिंज के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही समझा दिया था। वैसे अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो आप समझ गए होंगे, आपने खुद भी कर लिया होगा। देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए में डेल्टा एक्स को एल लैम्डा के इक्वल रखना होता है, और जब डार्क फ्रिंज आए ना तो आप बस माइनस हाफ को घटा दो, माइनस कर दो हाफ को। क्या कहने का मतलब, जैसे ये है ना सेम डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स इक्वल एन लैम्डा है, तो एन में आप क्या करो 1/2 को माइनस कर दो अपॉन इनटू लैम्डा, बस इतना पुट करो। सेम देखो वही चीज़ें चलते जा रही है आगे। देखो आगे डेल्टा एक्स इक्वल, मैं सीधा इस स्टेप पे आ जा रहा हूँ, ठीक है, चलो यही कर लेते हैं यार। डेल्टा एक्स इक्वल आपको इतना पता है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट 2 इक्वेशन हो गया था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें आल्सो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या पता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें ये पता है डी वाई अपॉन कैपिटल डी, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आल्सो ये भी है, दोनों अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू आल्सो ये भी है ऊपर n-1/2 लैम्डा, ओके। तो आपको पता है अगर ये इसके इक्वल है और ये वाला आल्सो इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ओके। तो क्या करो सिंपल सा, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में अगर इक्वल होंगे, देखो मैं चाहूँ तो डेल्टा एक्स हटा भी सकता हूँ, लेकिन आप जब नोट्स बनाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ उसको, थोड़ा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तो क्या हो गया आपके लिए इतना भी काफ़ी है। अच्छा एक और काम करो, यहाँ पे जैसे हमने y इक्वल वाई एन पुट किया था ना, तो y इक्वल आपको आल्सो यहाँ पे भी क्या पुट करना है वाई एन। अच्छा यहाँ पे वाई एन था और यहाँ पे भी वाई एन, तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, मैं काम करता हूँ इसे वाई डैश एन करता हूँ, वाई डैश एन, ओके। तो यहाँ से डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो इस डेल्टा एक्स को हटाओ तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा डी वाई अपॉन डी, आपको पता है वाई को क्या पुट करना है, वाई को वाई एन डैश पुट करना है इक्वल n-1/2 लैम्डा, n-1/2 लैम्डा, आपको पता है वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो इस वाई की वैल्यू पुट करने के लिए आप क्या करोगे वाई डैश एन कैपिटल डी, देखो ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, स्मॉल डी देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, और ये तो एज इट इज n-1/2 लैम्डा, ठीक है। तो इस लैम्डा को उठा के मैं यहाँ ला देता हूँ ताकि ये साथ में रहे, और देखो इतना जल्दी हो गया यार। फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा है ना तो ये तो हलवा लगेगा, हलवा। अब आपकी मर्जी, आप इसे गाजर का हलवा बनाओ चाहे बेसन का हलवा बनाओ, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे तो सारे पसंद है वैसे, ओके।
हलवा, लौकी की खाई है, लौकी की हलवा मुझे वही पसंद है। मम्मी से बोला लौकी का हलवा बनाने के लिए कभी, खैर कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। आई एम फूडी टाइप ऑफ मैन, मैं थोड़ा फूडी हूँ, भुक्कड़ टाइप का। तो ये देखो 4 एंड द डार्क फ्रिंज हमने निकाल लिया। अरे यार इतनी गंदी राइटिंग ऐसे बन गई आज। अब हमें तीसरा काम करना है, 3 काम करना था, पहला निकाल लिया था प्रीवियस में, सेकंड वाला देख लिया। अब हमें चाहिए फ्रिंज विड्थ निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, फ्रिंज विड्थ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तीसरा लिख देते हैं यहाँ पे। फाइनली फ्रिंज विड्थ का मतलब पता है ना, चौड़ाई। ये फ्रिंज कितने चौड़े हैं हमें वो पता करना है। फ्रिंज विड्थ इक्वल, आप सिंपल से एक काम करो, आप मैं ब्राइट फ्रिंज को ले रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू ब्राइट फ्रिंज को ले रहा हूँ, आप डार्क फ्रिंज को भी लेते हुए देख सकते हो। पहले ब्राइट को ले लो, वाई एन इक्वल कितना आया हमारा, ये आया वाई इक्वल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी एन। देखना यार छोटा लिख दिया बहुत ज़्यादा, स्मॉल डी है, ठीक है, ये स्मॉल डी एन। आपको फ्रिंज विड्थ चाहिए ना, तो आप एक काम करो, इसमें एक बढ़ा दो और फिर दोनों को माइनस कर दो। सिंपल है, बड़े में से छोटे को घटा दो। क्या कह रहा हूँ, इसमें से बस एक बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब है जैसे कि वाई एन है ना, तो मैं दूसरा यही ले रहा हूँ, तो आप एक लो वाई एन प्लस 1, मतलब ये वाई एन की जगह 2 है तो ये वाई 2 हो गया, तो ये वाई 2 प्लस 1 मतलब वाई 3 लो, तो फिर वाई 3 में से वाई 2 को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, इक्वल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी एन हो गया। ये एन है तो इस एन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, एन प्लस 1, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस y का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, मैंने वाई एन प्लस 1 ले लिया। अब फ्रिंज विड्थ है तो आप इसको दिखाओ बीटा से, बीटा से। किसी किसी बुक में W से होता है, किसी में बीटा से, किसी में तो म्यू से भी पढ़ा है, एक बुक में, बहुत पुरानी बुक थी म्यू से, सॉरी ये n प्लस 1 था ना, ये n प्लस 1 था। बीटा W भी लिखा होगा आपकी बुक में, नीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, बीटा लिखो ऐसे। तो आप क्या करो, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़ा वाला ये है ना वाई एन प्लस 1, उसमें छोटा घटा दो वाई एन, करो माइनस, क्या बचा। इसको तो छोटा लिखते हैं, जगह भी नहीं है यहाँ पे, छोटा छोटा लिखते हैं। आई होप आप समझ जाओगे, बोलते भी रह रहा हूँ, नोट भी करते रहो। वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन इक्वल वाई एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी एन प्लस 1 माइनस वाई एन की वैल्यू कितनी है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये देखो जो टर्म्स कॉमन है उसको निकाल लो बाहर, तो देख सकते हो आप डी वाई अपॉन, सॉरी वाई नहीं है, लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा है वो। अरे सनक गए हम, सनक, ठंड का असर है, ठंड का, उत्तराखंड की ठंड है ना यहाँ पे, भी इतने रात को कौन पढ़ाता है। ये हो गया, दोनों में कॉमन बचा क्या, अंदर अंदर सिंपल रह गया n प्लस 1 माइनस एन। इसे देखो ध्यान से, ये n प्लस 1 माइनस एन, ओके। तो इस प्लस एन में से ये माइनस एन गया तो उधर 1 रह गया, सिंपल। और जब ये प्लस में से माइनस गया और ये 1 रह गया तो 1 का अगेन इंटू करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल। ये सिंपल आ जाएगा बीटा इक्वल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और ये हो गया हमारा मेन आंसर। ये हो गया हमारा फ्रिंज विड्थ, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।